नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बुधवार को भारतीय रुपया अपने रिकॉर्ड सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया और शुरुआती कारोबार में एक अमेरिकी डॉलर 90 रुपए पर पहुंच गया। रुपया अपने सबसे निचले स्तर 89.94 को पार करते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.13 के निचले स्तर पर आ गया। इस कमजोर की वजह है कि विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा निकालना शुरू कर दिया और डॉलर अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि रुपया कमजोर होना कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन गिरावट की गति ने बाजार को हैरान कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है अब की बार रुपया 90 पार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को गुजरात में आयोजित यूनिटी मार्च के दौरान दावा किया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि बाबरी मस्जिद का निर्माण जनता के पैसे से किया जाए, लेकिन सरदार पटेल ने इसे रोक दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पटेल, जिनकी मां गुजराती थी, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सरकारी धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण ना हो। उन्होंने आगे कहा कि जब नेहरू ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को पुनः स्थापित करने का मुद्दा उठाया तो पटेल ने स्पष्ट किया ये अलग मामला था, क्योंकि मंदिर के नवीनीकरण के लिए 30 लाख रुपए जनता ने दान किए थे और सरकारी धन का कोई उपयोग नहीं हुआ। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि राम मंदिर का निर्माण भी पूरी तरह जनता के सहयोग से हुआ और सरकार ने इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। उन्होंने इसे असल सेक्युलरिज्म बताया। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि ड्राई स्टेट होने के बावजूद गुजरात में नशे और अवैध शराब का बड़ा जाल फैल चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान लोगों, खासकर महिलाओं ने लगातार शिकायत की कि नशा, अवैध शराब और अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे उनके जीवन में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की वो धरती है जहां सत्य, नैतिकता और न्याय की परंपरा रही है, मगर पिछले कुछ सालों से प्रदेश के युवाओं का भविष्य ड्रग्स और अपराध की अंधेरी दुनिया की ओर धकेला जा रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रही हैं क्योंकि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है और उन्हें सिर्फ उपेक्षा मिल रही है। गुजरात पूछ रहा है, बीजेपी सरकार चुप क्यों है? वो कौन बीजेपी मंत्री है जिसके संरक्षण में ये सब चल रहा है? गुजरात के गद्दारों को क्या बचाया जा रहा है? और एक और बड़ा मुद्दा जो यात्रा के दौरान हर बैठक में सामने आया वो किसानों का है। हाल की भीषण बाढ़ ने हजारों गुजराती परिवारों को तबाह कर दिया और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राहत पैकेज की बातों की रट रुकती नहीं थी। आज गुजरात डूबा हुआ है, डबल इंजन सरकार है, वो प्रधानमंत्री हैं और ना पर्याप्त राहत दिख रही है, न ही संवेदना। उत्तर प्रदेश के मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का 29 नवंबर को दिया गया बयान बड़ा विवाद बन गया। उन्होंने कहा था कि ये बलिया है, यहाँ के लोग अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी दलाली का सिस्टम चलता है, इसी वजह से बलिया बर्बाद है। उनके इस बयान पर स्थानीय संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। संजय निषाद ने चुनावी तैयारी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए ये भी कहा कि वरना ये बागियों की धरती थी जिसने अंग्रेजों को दूर भगाया और देश को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन उनके बयान पर करनी सेना के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो लोग खुद बलिया को बेचते हैं वो शहीदों की धरती को बदनाम कर रहे हैं। कमलेश सिंह ने यहाँ तक कहा कि अगर उनका सामना मंत्री से होगा तो वो उनकी जीभ काट देंगे और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो बलिया के युवाओं से ऐसा करवाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जो भी ऐसा करेगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और कानूनी मदद मुफ्त में दिलाई जाएगी। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद में चुनावी सुधारों पर चर्चा करने के लिए सहमति जताई है। इसके बावजूद इंडिया ब्लॉक की पार्टियां नए लेबर कोड्स के खिलाफ बुधवार को संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगी। सांसद मणिकम टैगोर ने एएनआई से बातचीत में बताया, आज से संसद सुबह सत्र में चलेगी और हम संसद के बाहर लेबर कोड्स के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। टैगोर ने लोकसभा के व्यापार में स्थगन का नोटिस भी दिया और लेबर कोड्स पर चर्चा कराने का अनुरोध किया। स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनियां एप्पल और गूगल सरकार के उस आदेश पर आपत्ति जता रही हैं जिसमें कहा गया है कि सभी नए फोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से फ्री इंस्टॉल किया जाए। इन कंपनियों का कहना है कि ऐसा करना प्राइवेसी और फोन की सिस्टम सिक्योरिटी को
प्रभावित कर सकता है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक एप्पल और गूगल दुनिया के किसी भी देश में सरकारी ऐप को फोन में अनिवार्य रूप से डालने का उदाहरण नहीं रखते। अगर भारत में ऐसा करना पड़ा तो उन्हें iOS और एंड्रॉयड सिस्टम को सिर्फ भारत के लिए अलग से बदलना पड़ेगा, जो बेहद मुश्किल और महंगा काम है। इसलिए दोनों कंपनियां अब इस ऐप को देने का कोई कम दखल देने वाला तरीका ढूंढ रही हैं। सैमसंग भी सरकार के आदेश की समीक्षा कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। बीजेपी ने मंगलवार को विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो संचार साथी ऐप को लेकर झूठ फैला रहा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा ये ऐप लोगों की जासूसी नहीं करता, बल्कि उन्हें धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। संबित पात्रा ने साफ कहा कि संचार साथी आपके मैसेज नहीं पढ़ सकता, आपकी कॉल नहीं सुन सकता और आपका डेटा नहीं चुरा सकता। सरकार किसी की जासूसी नहीं कर रही है। बीजेपी के अनुसार इस ऐप का काम है यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाना, फ्रॉड रोकना, चोरी हुई मोबाइल फोन को ट्रैक करके असली मालिक को वापस दिलाना, संदिग्ध और फर्जी कॉल्स को पहचानना, स्पैम और मलिशियस लिंक की रिपोर्टिंग। पात्रा ने कहा कि आजकल मोबाइल की IMEI नंबर डुप्लीकेट किए जा रहे हैं और इसका इस्तेमाल अपराध में होता है। संचार साथी से एक नाम पर चल रहे कई मोबाइल नंबरों की पहचान तुरंत हो जाएगी। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष बिना जानकारी के से सर्विलांस बताकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, जबकि असल मकसद जनता को सुरक्षित रखना है। देश में स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक बड़े विवाद की शुरुआत हो गई है। केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वो अपने फोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल करें। बाजार में पहले से बिक चुके फोन में भी ये ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आएगा और सबसे बड़ी बात, यूजर इस ऐप को ना तो हटा सकेंगे, ना ही बंद और ना ही बदल सकेंगे। इस कदम के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर नाराजगी दिखी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने इसे पेगासस प्लस बताया और कहा कि सरकार लोगों की प्राइवेसी पर पूरा कब्जा कर सकती है। कई विपक्षी नेताओं और प्राइवेसी एक्टिविस्टों ने भी इस तरह की आशंकाएं जताई हैं। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे बिग बॉस सर्विलांस मूवमेंट बताया, जबकि CPIM सांसद जॉन ब्रिटास ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगला कदम शायद नागरिकों को एंकल मॉनिटर्स और ब्रेन इम्प्लांट्स लगाने का होगा। सरकार की दलील है कि यह ऐप लोगों को नकली मोबाइल से बचाने और फोन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन ऐप को हटाने या बंद करने की अनुमति न देने और इसके द्वारा मांगे जाने वाले व्यापक परमिशन से गंभीर प्राइवेसी चिंताएं पैदा हो गई। बता दें, संचार साथी कैमरा, कॉल्स, मैसेज, नेटवर्क स्टेट और लोकेशन जैसे कई संवेदनशील एक्सेस मांगता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐप भले ही पेगासस जैसा स्पाईवेयर नहीं है, लेकिन इसकी ड्यूल यूज क्षमताएं इसे आम यूजर के लिए संभावित प्राइवेसी खतरा बना देती हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संचार साथी ऐप पर बोला है। उन्होंने कहा, ये एक जासूसी ऐप है, मेरा मतलब है यह साफ तौर पर हास्यास्पद है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि नागरिकों को यह हक है कि वो अपने परिवार और दोस्तों को निजी तौर पर बिना सरकार की नजरों के संदेश भेज सकें। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया वो हर तरह से इस देश को एक तानाशाही में बदल रहे हैं। संसद इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि वो किसी भी मुद्दे पर बात करने से इनकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से कहा कि वो केरल सरकार की मांग पर सहानुभूति के साथ विचार करे। केरल ने SIR के तहत वोटर लिस्ट से जुड़े फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि राज्य की मांग न्याय संगत और उचित है। कोर्ट ने केरल को आदेश दिया कि वो तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव कारणों के साथ चुनाव आयोग को भेज दे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो इस मांग पर निष्पक्ष और सहानुभूति के साथ विचार करे और परसों तक फैसला ले। केरल सरकार ने बताया कि 9 और 11 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव है और 13 दिसंबर को काउंटिंग है। इसी दौरान SIR भी चलने से सरकारी कर्मचारियों पर बोझ बढ़ रहा है, इसलिए उन्हें अपने फॉर्म जमा करने के लिए और समय चाहिए। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट भले ही अपने लक्ष्य से ज्यादा इंटर्नशिप अवसर देने में सफल रहा हो, लेकिन देश के युवाओं ने इस योजना में कम दिलचस्पी दिखाई है। सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत कंपनियों ने 2 चरणों में कुल 1,65,000 इंटर्नशिप ऑफर किए हैं। लक्ष्य सिर्फ 1,25,000 ऑफर का था, जिसे योजना ने पार भी कर लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 1,65,000 इंटर्नशिप ऑफर में से सिर्फ 20% युवाओं ने ही इन्हें स्वीकार किया।
यानी ज्यादातर इंटर्नशिप ऑफर खाली रह गए। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने लोकसभा में बताया कि युवा इस योजना का पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं। सरकार अब समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर युवा इस योजना को लेकर उत्साहित क्यों नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने 2 दिवसीय दौरे पर 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। पुतिन का ये भारत दौरा दोनों देशों के बीच रिश्ते को लेकर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। पुतिन के इस यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच एक बड़े समझौते की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार रूस की संसद के निचले सदन स्टेट डूमा ने भारत के साथ हुए महत्वपूर्ण सैन्य समझौते रेलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिसे 18 फरवरी को भारत और रूस की सरकारों ने साइन किया था। पिछले हफ्ते रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने इसे संसद में अनुमोदन के लिए भेजा था। स्टेट ड्यूमा के स्पीकर व्याचेस्लाव वोलोडिन ने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध रणनीतिक और व्यापक हैं। आज इस समझौते की मंजूरी हमारे रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले एक बड़ा कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। यूके, फ्रांस और जर्मनी के राजनयिकों ने एक साथ मिलकर 1 दिसंबर को एक अखबार में लेख लिखा, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को दोषी ठहराया गया और राष्ट्रपति पुतिन पर मानव जीवन के प्रति पूरी तरह लापरवाह होने का आरोप लगाया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस लेख पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा यह बहुत असामान्य है। तीसरे देश के रिश्तों पर सार्वजनिक तौर पर सलाह देना स्वीकार्य नहीं है। हमने इस पर गंभीर नोट लिया है। केरल में सस्पेंडेड कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक दूसरी युवा महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने अपनी पूरी शिकायत ईमेल के जरिए कांग्रेस के बड़े नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केरल कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ को भेजी है। महिला का कहना है कि ममकूटथिल ने उन्हें शादी का झांसा देकर एक होम स्टे पर बुलाया और फिर रेप किया। उसने ये भी आरोप लगाया कि विधायक ने उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया और गर्भ धारण के लिए दबाव भी डाला। पीड़िता ने बताया कि पहले उन्हें डर था, इसलिए पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। शिकायत में ममकूटथिल के साथी फेनी नैनन का नाम भी शामिल है। आरोप है ये दोनों उन्हें होम स्टे तक ले गए और जबरदस्ती ये हमला किया। यह हमला कांग्रेस पार्टी और केरल की राजनीति में एक नया विवाद पैदा कर रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। भारतीय टीम ने रांची में पहला वनडे मैच 17 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब इस मुकाबले में टीम इंडिया की नजरें होंगी सीरीज कब्जाने पर। वहीं मेहमान टीम खुद को सीरीज में बनाए रखने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सरफराज खान ने मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने T20 करियर का पहला शतक लगाया। उनकी इस पारी को चयनकर्ताओं के लिए मजबूत संदेश माना जा रहा है। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 47 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए। लखनऊ में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई ने असम के खिलाफ 98 रन से जीत हासिल की। इस जीत में सरफराज की पारी का अहम योगदान रहा। उनकी पारी में 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 210 से ऊपर रहा। सरफराज ने आखिरी टेस्ट नवंबर 2024 में खेला था। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद उन्हें टीम से बाहर रखा गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.